नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने पीएस अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। आज 14 जनवरी 2022 है और आज के दिन हम भारत देश में मकर संक्रांति के पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। तो दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे व्यूअर्स को मेरी ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बताते चलूँ, मकर संक्रांति हमारे पूरे देश में भिन्न भिन्न नामों से मनाई जाती है। जैसे कि अगर आप बिहार आसाम में जाएंगे, ना कि बिहार, असम में जाएंगे तो इसे माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है, जबकि पंजाब में इसको माघी के नाम से मनाया जाता है, हरियाणा में सकरात, जबकि तमिलनाडु में पोंगल, पश्चिम बंगाल में पूष संक्रांति और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हम संक्रांति के रूप में इसको मनाते हैं। तो दोस्तों, पुनः आपको मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले करेंगे हम रिवीजन, जो हमने पुराना जो पढ़ रखा था, पुरानी वीडियोस में पढ़ा था हमने रिसेंट में। इसके बाद हम एमसीक्यू बेस्ड करंट न्यूज़ पे बारे में एनालिसिस करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले रिवीजन की ओर। किस शहर में भारत की पहली मेट्रो वाटर परियोजना शुरू हुई है? तो दोस्तों, मेट्रो वाटर परियोजना रिसेंट में केरल के एक शहर है कोची, वहाँ पर शुरू हुई है। ये 76 किलोमीटर लंबी परियोजना है। और अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों, अभी रिसेंट में भारत की जो रैंकिंग है 7 स्थान इम्प्रूव होके 83rd पे आई है। मतलब पिछली वर्ष थी 2021 की जो रैंकिंग थी वो थी 90वें स्थान पे, और इस वर्ष जो रैंकिंग है भारत की वो है 83rd या 83वीं। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में एक व्यक्ति को चुना गया था इनको, जो कि हमारे भारतीय गिरता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। तो ये हैं पियरे ओलिवियर गोरेंचस। ठीक है। हाल में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ओलंपिक हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मिनी ओलंपिक के आयोजन की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये है महाराष्ट्र, जिसके द्वारा घोषणा की गई थी मिनी ओलंपिक का आयोजन करने की। किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, गुरुग्राम, जो कि हरियाणा के अंदर आता है, वहाँ पर पहला हेली हब देश का स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगली स्लाइड देखते हैं। किस संस्था द्वारा हाल में फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंट में फिनटेक विभाग की स्थापना की घोषणा की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके एट प्रेजेंट जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अगली जो न्यूज़ थी वो देख सकते हैं आप, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। अभी रक्षा मंत्री, हमारे रिसेंट में रक्षा मंत्री ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अभी रिसेंट में उद्घाटन किया। तो ये किस शहर में किया था? तो ये किया है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ही कैंपस में। असम सरकार ने घड़ियालों के संरक्षण के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान को अधिक विस्तृत करने के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? तो दोस्तों, असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम जानते हैं उरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, उसी को 3 गुना विस्तृत करने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अपने आज की जो न्यूज़ है उनकी ओर एमसीक्यू बेस्ड फॉर्म में। अब करते हैं उनका एनालिसिस। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, हाल में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने केंद्र सरकार द्वारा 35.8% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? अभी रिसेंट में एक टेलीकॉम कंपनी में होगा यहाँ पर, ठीक है, में केंद्र सरकार ने 35.8% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, और ये कंपनी है वीआई। अभी रिसेंट में वोडाफोन कभी अलग हुआ करता था, आइडिया अलग हुआ करता था। जो आइडिया था वो आदित्य बिरला ग्रुप का एक पार्ट था, लेकिन जब भी रिसेंट में आपने देखा होगा इन दोनों का मर्जर हो गया और ये बन गए हैं बीआई। तो अभी केंद्र सरकार ने इस यहाँ पर 35.8% हिस्सेदारी खरीदने की योजना जो घोषणा थी वो की है। और इस घोषणा के साथ केंद्र सरकार मेजर स्टेक होल्डर बन गई है जो वीआई कंपनी है इसके अंतर्गत। मतलब केंद्र सरकार का जो शेयर है इसमें 35.8% हो जाएगा, आप जैसे देख सकते हैं, जबकि जो वीआई में वोडाफोन का जो शेयर है वो हो जाएगा 28.5%, और जो आइडिया का शेयर है इसमें वो है 17.8%। और सबसे ज़्यादा जो मेजर स्टॉक होल्डर जो निकल के आई है वो है केंद्र सरकार। ठीक है। तो दोस्तों, अभी ये हुआ क्यों? अभी आपने सुना होगा रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे आदेश निकालता था जिसमें बोलता था कि इस तारीख तक जितना भी जो ड्यू है
जो टेलीकॉम कंपनीज पे, इन कंपनीज पे जो 3 मेजर जो जाइंट कंपनीज हैं, ये आप देख रहे होंगे ऊपर की, इन पे लगभग 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा ड्यू है। तो ये ड्यू इस तारीख तक जमा कर दें। और ये टेलीकॉम कंपनी फिर कहाँ जाती थी, केंद्र सरकार के पास जाती थी कि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, हम ऐसे जमा नहीं कर सकते, आप हमें कुछ टाइम दे दीजिए, कुछ टाइम की मोहलत दे दीजिए। तो इस तरीके से अभी रिसेंट में केंद्र सरकार ने मोहलत दी भी है, 4 वर्षों का एक पीरियड दिया है ये सब ड्यू। तो ये ड्यू कौन सा ड्यू, इसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये स्पेक्ट्रम फीस और जो AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू था, वो बकाया जमा करना था। अभी जो VI कंपनी है, इसके ऊपर ही 58,000 करोड़ का बकाया है। अब 58,000 करोड़ के बकाया इतना इनके पास नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, कंपनी के जो VI कंपनी के जो बोर्ड ने एक घोषणा की कि हम जो 16,000 करोड़ रुपए का जो ब्याज है, जो बकाया है ब्याज है, उसका क्या करेंगे, हम उसको हम इक्विटी में बदल देंगे। और इक्विटी में बदल देंगे और मतलब एक तरह से हिस्सेदारी में बदल देंगे, और ये हिस्सेदारी किसको बेच देंगे, केंद्र सरकार को। अब जो हमें केंद्र सरकार को 16,000 करोड़ रुपए देना था, वो हम पेमेंट ना करके हम क्या कहेंगे, उसको उतने अमाउंट का हम शेयर उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो केंद्र सरकार ने बोला ठीक है भाई, हमें क्या, हम इस तरीके से कर लेते हैं, आप उस तरीके से नहीं दे पा रहे, क्योंकि अगर इस तरीके, तो ये यहाँ तक की इनकी कहानी थी। तो रिसेंट में क्या हुआ है, किस कंपनी में खरीदा है केंद्र सरकार ने, तो VI में खरीदा है। लेकिन इसके अलावा भी एक और कंपनी में केंद्र सरकार ने खरीदा है, वो है टाटा टेली सर्विसेज। टाटा टेली सर्विसेज, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो अपना नॉर्थ इंडिया में ना होकर महाराष्ट्र में ये ज़्यादा फेमस है, महाराष्ट्र में इसका कार्य क्षेत्र है। तो इसमें भी 9.5% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार ने खरीदी है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा इसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं VI। अगली जो न्यूज़ है वो है वर्ष 2022 व 2023 के लिए IPL का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर कौन रहेगा। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ आपको, अभी तक जो टाइटल स्पॉन्सर था उसका जो आप कह सकते हैं 2018 से लेके 2022 तक, मतलब इस वर्ष का भी टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास था, वीवो के पास था। बट वीवो, और आपको ये भी पता होगा वीवो कहाँ की कंपनी है, तो वीवो चाइनीज़ कंपनी है, एक चाइना की कंपनी है। वर्ष 2020 में क्या हुआ था, एक गलवान इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली में, जहाँ पर हमारे कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और किसके किसके साथ में हुआ था ये इंसिडेंट, जब हमारे जो भारतीय सेना और चाइनीज़ आर्मी के जो सैनिक थे आपस में भिड़ गए थे। चाइनीज़ आर्मी हमारे जो इंडियन टेरिटरी में घुसने का प्रयास कर रही थी, जिसको रोकते हुए हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों उस दौरान 2020 में एक बड़ा एंटी चाइना सेंटिमेंट इंडिया में उभर के आया था, और हर चीज़ का हम क्या कर रहे थे, जो चाइनीज़ चीज़ थी उसका हम बॉयकॉट कर रहे थे। जहाँ तक आप सब लोगों को याद होगा, लोग चाइनीज़ टीवीज़ छोड़ रहे थे, टाइम मोबाइल खरीदना छोड़ रहे थे। ये 2020 की बात है। धीरे धीरे हम इंडियन से सब कुछ भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो हम पता नहीं क्या है, बट ऐसा ही अब हम लोग देखिए कितना वीवो रेडमी टॉप पे बने हुए हैं, तो भूल ही गए इसका मतलब। लेकिन हाँ, उस टाइम पे हम लोगों के साथ में बड़ा एक इमोशंस थे कि हाँ इंडियन आर्मी के साथ ऐसा हुआ है, तो हम लोग नहीं खरीदते ना, तो एंटी चाइनीज़ सेंटीमेंट उस टाइम पे आ करके थे। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंट में वीवो ने बोला कि भाई हम नहीं लेना चाहते 2022 का टाइटल स्पॉन्सरशिप, आप ही किसी और को दे दो, ठीक है। तो BCCI को बोला चलो अच्छी बात है भैया, हम भी चाहते हैं कि किसी इंडियन कंपनी को रहे, और एक इंडियन कंपनी जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी जिसको सब लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, टाटा ग्रुप। उसने ऑफिशियल टाइटल का IPL का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर है, वो बन गया है। और टाटा ग्रुप लगभग 100 देशों में इसका जो एम्पायर है, MNC है एक। तो एक IPL के लिए भी एक मतलब एक गौरव वाली बात है कि हाँ भाई, अब जो IPL अभी कुछ 7, 8, 10, 12 देशों तक ही रहता है, अब ये टाटा ग्रुप के थ्रू ये वर्ल्ड में और देशों में भी जा सकेगा, ठीक है। मतलब इसका एडवर्टीजमेंट, टाटा को तो एडवर्टीजमेंट हो ही रहा है, और IPL को भी एक ग्लोबल पहचान मिलेगी। और जैसे आपने सुना होगा बास्केटबॉल के एक लीग होती है जिसे NBA के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। इसी तरीके से फुटबॉल लीग्स जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस हैं, उसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि IPL भी वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो जाए। तो दोस्तों 2022 और 23 का जो IPL का ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर है वो रहेगा आपका टाटा ग्रुप। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, IPL में अब तक 8 टीमें थी, अभी 2 टीमें बढ़ गई हैं, और वो जो 2 टीमें बढ़ी हैं, एक लखनऊ बढ़ी है
और एक बड़ी है अहमदाबाद। याद रखिएगा, लखनऊ और अहमदाबाद इस 2022 के आईपीएल में आपको देखने को मिलेंगी। और इस बार टाइटल स्पॉन्सर जो था वो भी बदला हुआ देखने को मिलेगा, वीवो की जगह आपको मिलेगा टाटा। तो दोस्तो68 टाटा के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे देश की एक पुरानी एक इंडियन कंपनी है जिसको कि जीआरडी टाटा द्वारा वर्ष 1868 में बनाया गया था। और अब आते हैं बीसीसीआई के ऊपर। बीसीसीआई गवर्निंग बॉडी है इंडियन क्रिकेट की, और इसको जो फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी एट प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं इसके जय शाह। जबकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्निंग बॉडी है, इसके जो मुख्यालय है वो है दुबई में, और जो इसके चेयरमैन है एट प्रेजेंट वो है ग्रेग बार्कले। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर, और अगली न्यूज़ है हाल में किसको ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रिन्यू बाइक का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो दोस्तों रिन्यू बाइक का जो ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है वो किया गया है एक फिल्म एक्टर हैं जिनका नाम है राजकुमार राव। राजकुमार राव आपको बताता चलूँ, इसके अलावा कैशिफाई के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत को भी रिसेंट में आपने सुना होगा केन जो उत्तराखंड सरकार है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सलमान खान रियलमी मोबाइल, भारत पे डिक्सी स्कॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आलिया भट्ट अभी रिसेंट में ब्लेंडर्स प्राइड के आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी नॉरिचर गोधेनु गोल्ड, ये एक पशु आहार है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जबकि अभी रिसेंट में गोल्फर हैं अदिति सिंह, इनको ह्यूंडई मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगली जो न्यूज़ है, भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू जिसका नाम गुलाबो था, जिसका हाल में निधन वन विहार नामक राष्ट्रीय उद्यान में हो गया है। तो पूछा गया आपसे ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। स्लॉथ के बारे में बता दूं, ये बड़ा ही स्लो एक जानवर होता है, ठीक है, बहुत स्लो ये अपने मूवमेंट्स करता है, धीरे धीरे चलता है, और इसीलिए ये एक लोगों कतूहल का विषय भी बना रहता है। लोग मोस्टली अब आप कहीं पे स्लॉथ देखेंगे तो ये जो वन विहार था ये इस स्लॉथ की वजह से कुछ ज़्यादा ही फेमस था। लोग स्लॉथ को दूर दूर से देखने को आते थे, इस जो मादा स्लॉथ थी इसको देखने के लिए आते थे। और मैं इसका मादा स्लॉथ की जो डेथ हुई है वो 40 साल की उम्र में हुई है लगभग। ये जब 25 साल की थी तब इसको इस राष्ट्रीय उद्यान में लेके आया गया था, एक जो मदारी था उससे छुटाया गया था इसको। और जो ये राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भी अनेकों राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जिनमें से पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, माधव, ये एक फॉसिल जिसे आप जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये कुछ फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। और जो इस क्वेश्चन का आंसर था वन विहार राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है, वो आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, यहाँ के एट प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और एक बात और मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताता चलूँ, मध्य प्रदेश का एक शहर है जो लगातार 3 वर्षों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बना हुआ है, वो है इंदौर। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। MPATGM जिसे बोलते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अभी रिसेंट में इसका हाल में सफल परीक्षण किया गया है। तो ये बताना है आपको इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा, इसरो के द्वारा, या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या भारत डायनेमिक लिमिटेड। तो दोस्तों जो इसका सफल परीक्षण किया गया है वो किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके बहुत सारे परीक्षण थे और ये इसका जो ट्रायल था लास्ट ट्रायल था। अब क्या होगा, अब ये डेवलपमेंट फेज में चली जाएगी, मतलब अब इसका मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा। और मैन्युफैक्चर होने के बाद ये हमारी सेना को प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद हम इसको इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कर देंगे। अब जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा उस जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है उस इकाई का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और किस प्लांट पे होगी, तो ये भानूर प्लांट है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का, जो कि तेलंगाना में स्थित है, वहाँ पर होगी। DRDO के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो DRDO भवन नई दिल्ली में है। इसकी जो फाउंडेशन ईयर है वो है 1958, और DRDO के जो चेयरमैन एट प्रेजेंट में वो हैं G सतीश रेड्डी। अभी इसमें पीछे आपने ऑप्शंस में देखा होगा इसरो का भी नाम आया। अभी इसरो का नाम आया तो मतलब स्पेस से संबंधित कुछ होगा। तो अभी रिसेंट में एक स्पेस से संबंधित एक बहुत बड़ी घटना हुई है, एक बहुत बड़ी, हम पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है। और वो क्या थी, एक हमने इंडिया से नहीं, वर्ल्ड में कुछ स्पेस एजेंसीज थी जिसमें इसरो नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, जिसमें नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन एजेंसी स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है
जिसकी कीमत लगभग $10 बिलियन है। और इस टेलीस्कोप का जो नाम था वो था जेम्स वेब टेलीस्कोप। और आपको ज्ञात होगा इससे पहले भी अभी एक स्पेस में एक टेलीस्कोप घूम रहा है जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। अलग अलग तरीके की फ़ोटोज़ अलग ग्रहों की, स्टार्स की, गैलेक्सीज की वो भेजता रहता है। और लेकिन उसको 31 साल पूरे होने वाले हैं और जो उसका टाइम था वो मतलब ख़त्म हो चुका है एक तरह से। और उसकी जगह रिटायरमेंट आ गया एक तरह से, उसकी जगह हम इस टेलीस्कोप को रिप्लेस करेंगे जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसका जो वेट है हबल टेलीस्कोप से लगभग आधा है। हबल टेलीस्कोप का वेट 12,000 किलोग्राम था और इसका जो वेट है वो है 6,200 किलोग्राम। लाइफ टाइम जेम्स वेब की 10 साल है अभी मान के चल रहे हैं हम, और जबकि हबल टेलीस्कोप की जो लाइफ टाइम है वो है 31 वर्ष, जो कि पूरी कर चुका है ये, अभी किसी भी टाइम रिटायर हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा आप। और जो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये क्रिसमस ईव पे लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से। बढ़ती हैं अगली न्यूज़ की ओर। यूनेस्को ने भारत के विश्व धरोहर के विवरण को अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमति जताई है। तो दोस्तों यूनेस्को जो कि विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, उसने रिसेंट में भारत के जो विश्व धरोहर हैं उनको अपनी वेबसाइट में हिंदी में प्रकाशित करने की सहमति जताई है। दोस्तों विश्व धरोहर स्थल जिसका मुख्यालय, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस के पेरिस में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके जो एट प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं, वो ऑद्रे अजोलो हैं। और इसके अलावा विश्व धरोहर स्थलों में भारत में अब तक कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, याद रखिएगा। टोटल 40 विश्व धरोहर स्थल भारत में घोषित हैं, जिनमें से पिछले वर्ष काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जैसे रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, वो 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था भारत का। और 40वां विश्व धरोहर स्थल जो कि हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है जिसे हम धोलावीरा के नाम से जानते हैं और जो गुजरात में स्थित है, वो 40वां विश्व धरोहर स्थल बनी थी भारत की। बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की ओर। हाल में किस देश के डॉक्टर द्वारा एक व्यक्ति में सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो है यूएसए। यूएसए में अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने 7 घंटे तक एक सर्जरी की थी जिसमें एक शख्स जिसका नाम था डेविड बेनेट, और उनकी उम्र थी 57 साल, एक हार्ट डिसीज से ग्रसित थे। और इनको एक इमरजेंसी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी कि भाई या तो एक ह्यूमन हार्ट मिले, क्योंकि अगर ह्यूमन हार्ट नहीं मिलता है तो भी इनकी मतलब ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम थे। तो इन्होंने रिस्क क्या लिया, एक जो डॉक्टर्स थे इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सुअर का, जो पिग का जो हार्ट था वो ट्रांसप्लांट करने का इन पे एक रिस्क लिया था। और अभी तक ये लगभग 3 दिन हो चुके हैं, 3 चौथा दिन है जिनका, अभी तक ये मतलब इम्प्रूवमेंट इनमें देखने को मिल रहा है। अब बात ये आती है क्या इंसान में किसी दूसरे जानवर का हार्ट पॉसिबल है वर्क करे। तो अभी तक तो रिसेंट में ये वर्क कर रहा है, और इससे पहले 1984 में एक बार कोशिश हो चुकी है, एक ऐसी सर्जरी हुई थी। उस टाइम पे क्या करा था, एक छोटी बच्ची में एक बंदर का, एक बबून, एक प्रजाति बंदर की एक प्रजाति होती है बबून, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। पर वो बच्ची ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाई थी और सैडली वो 21वें दिन उस बच्ची की डेथ हो गई थी। लेकिन अब देखते हैं ये क्या रहता है, क्योंकि ये इस हार्ट में और उस हार्ट में फ़र्क था। ये जो हार्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट है, मतलब इसमें जो सूअर के जो जो पिग था उसके 10 जीन्स को हटा दिया गया है, जिसमें जैसे फैट को एब्जॉर्ब करने वाला एक जीन होता है उसको हटा दिया। इस तरीके से कुल 10 जीन्स को हटा दिया गया था और 6 इंसानी जीन्स को इसमें ऐड किया गया था या फिर डाला गया था, जिससे क्या हुआ, ये इंसानी जो हार्ट होता है उसकी तरह वर्क करे। अब ये देखते हैं ये कितना सफल रहता है, और हम उम्मीद करेंगे कि भगवान करे ये सफल रहे। और अगर ये सफल रहता है तो इस तरीके से जो वर्ल्ड में हर साल जो जिनको हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन्स के की ज़रूरत होती है, वो इस तरीके से आसानी से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है, वो आपको इमेज में देख भी रहे होंगे, ये वो व्यक्ति हैं जिनका अभी सफल जिन पे हुआ था ये, इनका नाम है डेविड बेनेट। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अब अगली जो न्यूज़ है, हाल ही में खबरों में रहा एक ज्वालामुखी जिसका नाम है वुल्फ वोल्केनो, यह किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। तो दोस्तों ये जो सबसे ऊंचा शिखर है ये है गैलापागोस द्वीप समूह का, याद रखिएगा। अभी गैलापागोस कहाँ पे है,
तो हमारा ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम जाएंगे दक्षिण अमेरिका के अंदर। और दक्षिण अमेरिका में आपको ये इक्वाडोर दिख रहा होगा। इक्वाडोर से थोड़ा आप जब आगे बढ़ोगे, मतलब इक्वाडोर के अंदर ही आता है, इक्वाडोर का पार्ट है ये। इक्वाडोर के आगे द्वीप के फॉर्म में है गैलापागोस आइलैंड। और जूम में आप भी देख सकते हैं, ये इक्वाडोर है और इक्वाडोर का ही ये है गैलापागोस आइलैंड। अभी क्या हुआ, वुल्फ वोल्केनो, जिसे माउंट विंटन के नाम से भी जानते हैं, जो गैलापागोस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ प्रशांत महासागर में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप समूह है ये एक। यहाँ पे रिसेंट में अभी एक विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी में, जिससे प्रशांत महासागर के ऊपर लावा और राख के बादल दिखाई दिए थे। वुल्फ ज्वालामुखी से गैस और राख का बादल विस्फोट के बाद समुद्र तल में 3793 मीटर ऊपर उठ गया। ये द्वीप इक्वाडोर प्रांत का हिस्सा है। ठीक है, समुद्र तल से ये कितने ऊपर है, 3793 मीटर ऊपर उठा हुआ है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। उम्मीद करूँगा आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगेन, मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।